ने रिवीजन किया था ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स का। किसका रिवीजन किया था? और कल के रिवीजन में मैंने आपको 4 केस पढ़ा दिए। पहला केस पढ़ाया स्पेसिफिक गुड्स का, दूसरा केस पढ़ाया अनसर्टेन गुड्स का, तीसरा केस पढ़ाया सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का, और चौथा केस पढ़ाया राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व करने का। देखिए थे वीडियो, तीनों चारों नहीं आए थे कल, नहीं देखा होगा, आ ही जाया करो ना। अब जब वीडियो भी नहीं देखते हो तो आ ही जाया करो, रिवीजन हो जाएगा। चलो अब आप लोगों को एक बार फिर बता देता हूँ, ये 4 केस में जल्दी जल्दी देखो। इधर यहाँ देखो, स्पेसिफिक गुड्स में बताया था अगर डिलीवरेबल स्टेट में हो और बायर और सेलर रेडी हो तो प्रॉपर्टी इन गुड्स इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगी, और बायर और सेलर कह रहे हो कि बाद में, तो फिर बाद में होगी। इसमें प्राइस और डिलीवरी का कोई लेना देना नहीं है, प्राइस कभी भी हो, डिलीवरी कभी भी हो। अगर डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो पहले उसे डिलीवरेबल स्टेट में लाना पड़ेगा। डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा, पैकेजिंग करनी पड़ेगी, लेबलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन। एक बार वो डिलीवरेबल स्टेट में आ गया तो फिर वो प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो जाएगी। फिर मैंने आप लोगों को बताया था अगर अनसर्टेन गुड्स हो तो फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फॉलोइंग कंडीशन सारी होनी चाहिए, एक नहीं सारी। पहला, एक तो अनसर्टेन से उसे सर्टेन बनाना पड़ेगा, स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा। फिर अप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा, गुड्स को अलग करना पड़ेगा। अप्रोप्रिएशन बायर कर सकता है सेलर की कंसेंट से, सेलर कर सकता है बायर की। अप्रोप्रिएशन अनकंडीशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर मैंने तुम्हें फ़ोन करके बोल दिया कि मैंने तुम्हारा माल तोल के रख दिया है तो बस तोल के रख दिया है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि अभी ये तोल के रखा है, इसमें एक चीज़ कम है, वो तुम आओगे तब मंगा दूंगा, तो ये तो अनकंडीशनल नहीं है, फिर ये तो कंडीशनल है। आप अप्रोप्रिएशन कैसा करोगे? अनकंडीशनल। मतलब जिस मैनर और जिस फॉर्म में बायर को चाहिए उस मैनर और उस फॉर्म में उसे लाके खड़ा कर दो, और उसमें कोई प्रकार की शर्त मत लगाना कि ऐसा आप करूंगा वैसा आप करूंगा। अनकंडीशनल का ये मतलब होता है, ठीक है, सुना होगा ना ये वर्ड, अनकंडीशनल लव, ठीक है। तो अनकंडीशनल मतलब जिसमें कोई प्रकार की कंडीशन ना। वीडियो काली आ रही है भाई उर्वी का, क्या दुश्मनी है तेरी मेरे से यार? तबीयत सही हो गई बेटा? क्या हो गया था तुझे? गौरांश देखना भाई क्या है, पीछे से उनको वैसा लग रहा है क्या? करते तू तो चालू ही है। चलो अब उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का क्या मतलब होता है। तो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में बताया कि अगर आपने कोई माल बेचा है और अप्रूवल बेसिस पे बेचा है तो सामने वाला या तो अप्रूवल दे दे तो पीआईजी ट्रांसफ़र हो जाएगी, अप्रूवल ना दे तो गुड्स को अडॉप्ट कर ले, या अप्रूवल ना दे रीजनेबल टाइम तक, या फिर कुछ ऐसा कर दे कि रिटर्न इम्पॉसिबल हो जाए, जैसे गुड्स को प्लेज पे दे दे या कुछ कर दे। इन सब केस में क्या होता है? प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र हो जाती है। और राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व करने का मतलब बताया था, कई बार आप गुड्स को सेल कर देते हो लेकिन उसके डिस्पोजल के राइट को रिजर्व कर देते हो। मतलब आप उसे बोल देते हो ये गुड्स मैंने तेरे को दे दिया है बट मैं ओनरशिप नहीं दूंगा। कब तक? जब तक तू मेरी कंडीशन सेटिस्फाई। वो कंडीशन हो सकता है प्राइस पे करना, चेक क्लियर होना, बिल ऑफ एक्सचेंज का क्लियर होना, कोई भी ऐसी कंडीशन। तो अनटिल एंड अनलेस आपने कंडीशन पूरी नहीं करी प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र। ये 4 केस मैंने आपको कल बता दिए। अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल। अब आपको टाइटल मिल गया, टाइटल। अब आप ये टाइटल किसी और को देना चाहते हो, ओनरशिप किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हो, या तो सेलर या बायर। तो उसमें एक रूल होता है, नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट। ये रहा, नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट। इसका मतलब है नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज़ नॉट गॉट। मतलब नो वन कैन गिव अ बेटर टाइटल अंटिल ही हिमसेल्फ। अगर आपके स्वयं के पास एक अच्छा टाइटल नहीं है तो आप किसी और को भी अच्छा टाइटल नहीं दे सकते। आपके पास अच्छा टाइटल नहीं है तो आप किसी और को भी अच्छा टाइटल नहीं दे सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने आपको कोई गुड्स ट्रांसफ़र किया और पता चला कि वो गुड्स ट्रांसफ़र करने का अधिकार मुझे नहीं था, मैं चोर हूँ, तो मैंने वो गुड्स चुराया था और मैंने आपको दे दिया वो गुड्स, तो आपको भी अच्छा टाइटल नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे पास अच्छा टाइटल नहीं था। तो नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज़ नॉट गॉट। जो आपके पास नहीं है वो आप किसी और को,
यू कैन नॉट ट्रांसफर अ बेटर टाइटल अंटिल ही हिमसेल्फ हैज। जब तक आपके पास अच्छा टाइटल नहीं है आप किसी और को भी अच्छा टाइटल नहीं दे सकते। तो नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट का मतलब बोलो, नो वन कैन गिव अ बेटर टाइटल अंटिल ही हिमसेल्फ हैज। एक और बार बोलो, नो वन कैन गिव अ बेटर टाइटल अंटिल ही हिमसेल्फ हैज। ये लाइन लिखी हुई है, इसको कहते हैं नेमो डेट क्वाड नॉन। लेकिन अपन हर चीज़ में रूल से ज़्यादा उसके एक्सेप्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तो इसके भी क्या पढ़ेंगे? मतलब इन केस में आपके पास अच्छा टाइटल नहीं है बट आप किसी और को अच्छा टाइटल दे सकते हो, क्योंकि ये क्या है? एक्सेप्शंस। क्या है? एक्सेप्शन नंबर 1, मर्केंटाइल एजेंट। क्या है? पीछे पलक खड़ी हो बेटा। मैंने जब इस चैप्टर में डेफिनेशंस पढ़ाई थी बायर की, सेलर की, गुड्स की, उसमें मैंने मर्केंटाइल एजेंट की डेफिनेशन पढ़ाई थी। क्या होते हैं मर्केंटाइल एजेंट? बैठ जा, बताएगा। और थोड़ा ढंग से, हाँ। वो और भी कुछ बोलेगी। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये ज़रूरी है। एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट इज़ अ पर्सन हु इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अथॉरिटी टू सेल, प्लेज, सेल कर सकता है, प्लेज कर सकता है और परचेज कर सकता है। ठीक है, गुड्स परचेज भी कर सकता है, उसको लोन पे देकर, उसको प्लेज पे देकर लोन ऑब्टेन कर सकता है। मतलब मर्केंटाइल एजेंट वो बंदा है जिसके पास हर वो अधिकार है जो सेलर के पास होता है। तो अगर उसने किसी को दिया है माल तो उसके पास अच्छा टाइटल नहीं है लेकिन वो बायर को अच्छा टाइटल देगा, लेकिन ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। नंबर 1, उसके पास पोजीशन होनी चाहिए गुड्स की। टाइटल नहीं है लेकिन पोजीशन होना चाहिए, है ना। टाइटल नहीं है, टाइटल मतलब ओनरशिप, ओनरशिप नहीं है बट पोजीशन है, कब्जा है। नेक्स्ट, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल कर रहा है। कैसे सेल कर रहा है? और बायर ने गुड फेथ में खरीदा है। बायर ने कैसे खरीदा है? बायर को ये पता नहीं है ये किसका है, लेकिन बायर को ये पता है कि ये माल मैंने जिससे खरीदा है ये उसका ही है। ठीक है, मतलब बायर को ये नहीं पता कि भैया ये माल किसी और का है, मैं तो दुकान पे चढ़ा हूँ तो माल तुम्हारा ही होगा। अब आप अगर पूमा का शूज़ लेने गए और आपको ये पता नहीं है कि ये जो बंदा बेच रहा है ये मर्केंटाइल एजेंट है कि इसने खरीद के बेचा है, आपको क्या लेना देना? आप तो दुकान पे गए हो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में खरीदा है, दुकान लेके बैठा है, झूठ थोड़ी बोलेगा। तो मैं तो उससे लेके आ गया, बिल बनवा के आ गया, बिल बनवा लेना बस। आप बहुत सारी परचेज मर्केंटाइल एजेंट से ही करते हो, आपको पता भी नहीं होता कि ये मर्केंटाइल एजेंट है। आप हर चीज़ ओनर से सीधे नहीं खरीदते हो, किससे खरीदते हो? स्टिल यू विल गेट गुड टाइटल, स्टिल इवन दो दैट एजेंट डू नॉट हैव एनी टाइटल, क्योंकि एजेंट तो क्या कर रहा है? सिर्फ मीडिएटर है। मीडिएटर वो यहाँ से ले रहा है आपको दे रहा है, यहाँ से ले रहा है आपको दे रहा है, ही इज़ अ मीडिएटर, ही डोंट हैव टाइटल बट यू विल गेट अ गुड टाइटल। तभी तो एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन नंबर 1 क्या हो गया? मर्केंटाइल एजेंट। 3 कंडीशन याद रखना। पहला, एजेंट के पास पोजीशन होनी चाहिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, और बायर ने गुड फेथ में खरीदा हो। बायर को इससे मतलब नहीं है कि ये मर्केंटाइल एजेंट है, सेलर है, ओनर है, मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, तुम्हारी एसेस कुछ भी है, मैंने तो तुम्हारी दुकान से खरीदा है, मुझे बिल लेके खरीदा है, तो आई विल गेट गुड टाइटल। अब आप लोग कभी ऐसी सेल में जाते हो जहाँ बिल नहीं मिलते, तो वहाँ आप अपनी रिस्क पे खरीद रहे हो, क्योंकि अगर जिससे खरीदा है उसके पास ही अच्छा टाइटल नहीं है तो आपके पास, आप ये नहीं कह सकते मैंने तो गुड फेथ में खरीदा था। गुड फेथ में खरीदा था तो बिल लेके खरीदता, बिल वगैरह लेता, मतलब तू खुद ही, तुझे भी पता था कि ये रास्ते का माल सस्ते में मिल रहा है, ले लो। यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इफ द टाइटल ऑफ सेलर टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव, बायर विल ऑल्सो नॉट गेट गुड टाइटल, क्योंकि ये नेमो डेट क्वाड लग जाएगा। हालांकि मैंने तुम्हें ये भी पढ़ाया है कि टाइटल इम्प्लाइड कंडीशन है,
कि सेलर आपको कोई चीज़ बेच रहा है तो उसके बाद टाइटल होगा, अगर टाइटल डिफेक्टिव होता है तो आपको 3 आर मिलते हैं, पढ़ाया था ना। आप रेप्यूडिएट कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। तो जैसे ही मुझे पता चला कि सेलर का टाइटल डिफेक्टिव है, मैं उसके मुंह पे गुड्स मार के आ जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने गुड्स मुंह पे नहीं मारे, खुद ही रख लिए, तो याद रखना आप बिना टाइटल के रख रहे हो उसे। कैसे रख रहे हो? क्योंकि सेलर का अच्छा टाइटल नहीं है तो आपका भी खराब ही है टाइटल। अब मैं सारे प्रोविजन को मिक्स कर रहा हूँ, कर सकता हूँ ऐसे मिक्स? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। दो चीज़ों को मिक्स कर दिया मैंने, कंडीशन एज टू टाइटल को और इसको, क्योंकि मैंने आपको कोई माल बेचा तो ये कंडीशन है कि मेरे पास अच्छा टाइटल होना चाहिए। अगर मेरा टाइटल डिफेक्टिव है तो आप मुझे रिटर्न कर सकते हो, लेकिन आपने रिटर्न नहीं किया तो फिर आपका भी टाइटल डिफेक्टिव है, क्योंकि नो वन कैन गिव। मेरा डिफेक्टिव था तो तुम्हारा भी, तुम डिफेक्टिव लेके घूम रहे हो तो ये तुम्हारी गलती है। तुम मेरे मुंह पे गुड्स मार के पैसा वापस। और मर्केंटाइल एजेंट इसका एक्सेप्शन है। अगर आपने एजेंट से कोई चीज़ खरीदी है तो आपको अच्छा टाइटल मिलेगा, अच्छा टाइटल मिलेगा, लेकिन 3 कंडीशन, उसकी पोजीशन होनी चाहिए, ऑर्डिनरी कोर्स और गुड फेथ। नेक्स्ट, जॉइंट ओनर। सेकंड क्या है? ये तो बड़े कुछ सिंपल है। अगर मेरे मुर्तज़ा सर ने, अफजली सर ने मिलके कोई चीज़ खरीदी है, जॉइंट ओनर है अब, तब मैंने वो चीज़ स्नेहा को बेच दी, तो अब स्नेहा को गुड टाइटल मिलेगा। बस उस मैंने बाकी दोनों से पूछ के बेची, मतलब हम तीनों का एक साथ इकट्ठा होना जरूरी। स्नेहा मुझसे खरीदे, अफजली सर से खरीदे, मुर्तज़ा सर से खरीदे, स्नेहा विल गेट गुड टाइटल, स्नेहा विल गेट, क्योंकि जॉइंट ओनर से खरीदी है ना। लेकिन दोनों से कंसेंट ले लो तो ज़्यादा बेहतर है, इसमें लिखी हुई भी है सोल पोजीशन परमिशन ऑफ द को ओनर। बाकी से क्या ले लो? नेक्स्ट, सेल बाय पर्सन अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये इंपॉर्टेंट है। पहले मेरे को प्रत्यक्ष बताएगा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कब होता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कब होता है। एग्रीव्ड पार्टी उसको वॉइडेबल बनाना चाहती है। एग्रीव्ड पार्टी वॉइडेबल कब बनाना चाहती है? जब उसकी फ्री कंसेंट। वेरी गुड, ये भूलना मत मरते दम तक। वॉइडेबल कब होता है? जब उसकी कंसेंट फ्री ना, और कोई केस नहीं है, बाकी सब में वॉइड होता है। तो अगर मान लो मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया करीना भाटिया के साथ, और कॉन्ट्रैक्ट में करीना भाटिया की कंसेंट फ्री नहीं थी, तो मैंने उसे ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा करीना भाटिया के कहने के बाद, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। बोलो, एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। अब करीना ने कहा भैया ये वॉइडेबल हो गया, लेकिन चीज़ अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया, चीज़ अभी भी मेरे पास है वो करीना की, कोर्ट में केस चल रहा है। मैंने ये चीज़ उतने में गुरुशी को बेच दी, तो गुरुशी विल गेट गुड टाइटल, लेकिन गुरुशी ने भी गुड फेथ में खरीदा हो। कैसे खरीदा हो? लिखा हुआ नहीं है, लिख लो, लेकिन यहाँ पे भी गुड फेथ आएगा। देखो, बायर मतलब गुरुशी विल गेट गुड टाइटल। अगर उसे सेलर शब्बीर सर ने बेचा है, जिसे वो चीज़ कैसे मिली थी? कोऑर्जन से, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से। कैसे मिली थी? अभी 5-6 दिन भी नहीं हुए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवाइज कराए हुए, याद है ना। तो जैसे ही आप लोग कोऑर्जन करके, अंडर इन्फ्लुएंस करके गुड्स को ऑब्टेन कर लेते हो और वापस किसी को बेच देते हो, तो ही विल गेट गुड टाइटल, जबकि आपके पास अच्छा टाइटल, लेकिन उसने किस में खरीदा हो? गुड फेथ में। लिख लेना, गुड फेथ तो हर जगह लिखना। नेक्स्ट, फोर्थ, हु हैज, अब ये इसको मैंने नाम दिया था सेल बाय सेलर इन पोजीशन, और यहाँ है बायर इन पोजीशन। ठीक है, एक है सेलर इन पोजीशन, एक है बायर। क्यों? करीना मेरे पे, करीना का तो केस चल ही रहा है ना मेरे पे, उस गुड्स का, और वो गुड्स मैंने गुरुशी को दे दिया। तब सवाल क्या है तेरा? केस तो चल ही रहा है ना मेरा। गुरुशी को जब पता चलेगा कि मेरा टाइटल डिफेक्टिव है तो गुरुशी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकती है, लेकिन अगर गुरुशी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन ना करना चाहे तो गुरुशी को अच्छा टाइटल मिला है, करीना गुरुशी से वो माल वापस नहीं ले सकती, यही तो एक्सेप्शन है। नहीं, करीना तो मुझ पे ही करेगी जो भी करेगी, और मेरे से पैसे रिकवर करेगी, बट वो गुरुशी का कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि गुरुशी ने गुड फेथ में ख़रीदा है। ठीक है।
सेल बाय वन को कर दो सेलर हु ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स, सेलर जिसने ऑलरेडी गुड्स सेल कर दिया और उसने दोबारा सेल कर दिया दोबारा। इसका एक एग्जांपल दिया था, कंटिन्यू करेंगे। कौन सा एग्जांपल दिया था? बैट वाला एग्जांपल दिया था। क्या एग्जांपल दिया था? देखो इधर, मेरी दुकान पे कोई बैट खरीदना है या अमन आया बैट खरीदने, इसको अच्छा लगा बैट, मैंने इसको दे दिया बैट। अब इसने क्या करा? इसने कहा सर मेरे को ग्लव्स लेने हैं, पैड लेने हैं, हेलमेट लेना है, तो मैं सामने वाली दुकान पे जा रहा हूँ। तो सेल बाय अ पर्सन, मैंने सेल किया, ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स, मैंने सोल्ड कर दिया था, बट कंटिन्यू इन पोजीशन, बट अभी भी पोजीशन मेरे पास, बैट मेरे पास ही है। अब अमन दूसरी दुकान पे चल गया, मैंने क्या करा? वही बैट मेरे से ये गुंजन लेने आया, मैंने गुंजन को चेप दिया, क्योंकि गुंजन अच्छे पैसे दे रहा था, अमन 5,000 देता, गुंजन 7,000 दे रहा था। तो गुंजन विल गेट गुड टाइटल इफ़ ही हैज़ परचेज इन गुड फेथ। अब इसका अमन कुछ भी नहीं कर सकता, अमन जो भी करेगा मेरा करेगा। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि सब्सिक्वेंट बायर को कोई भी परेशान नहीं करेगा। किसको? इफ़ ही हैज़ परचेज इन गुड फेथ, अगर उसने किस में खरीदा है? देखो, इफ़ अ पर्सन सोल्ड गुड बट स्टिल इन पोजीशन ही मे सेल देम टू थर्ड पर्सन, मैंने फिर गुंजन को बेच दिया। इफ सच पर्सन डिलीवर द गुड्स गुड फेथ, अगर उसे गुड फेथ में बेचा है विदाउट नोटिस, उसे प्रीवियस सेल की नोटिस नहीं है, तो प्रॉपर्टी हैड पास टू द बायर, तो प्रॉपर्टी क्या हो गई? पास हो गई ना प्रॉपर्टी पास। गुंजन विल गेट गुड टाइटल, गुंजन विल गेट इवन दो आई डोंट हैव गुड टाइटल बिकॉज टाइटल बिलोंग्स टू अमन, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये चीज़ अमन को बेच चुका था। तो आपको कितनी गलत लग रही होगी ये बात, कितनी गलत है ये। कोई भी सेलर आपके साथ ऐसे कर लेगा, अमन के हिसाब से देखो कितना गलत है। गुंजन के साथ सही हुआ, लेकिन अमन ने तो पहले खरीदा था बैट, तो 5,000 रुपये अमन को मिलने चाहिए ना। अरे अमन को बैट मिलना चाहिए ना। अब मैं क्या करूँगा? 5,000 रुपये अमन को वापस दे दूंगा, ये कोई बात होती है? तो इसीलिए मैंने तुम्हें डे 1 पे एक बात बोली थी कि सेल ऑफ गुड्स पूरी तरीके से सेलर को फेवर करेगा। आपके राइट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में है। अब आपको लग रहा है आपके साथ गलत हुआ है, तो आपको केस करना चाहिए और डैमेजेस लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए? और आपको लग रहा है आपके साथ गलत ना हो, तो आपको पोजीशन सेलर के यहाँ नहीं छोड़नी चाहिए थी। बेट अगर आप खुद ले जाते तो ये होता ही नहीं, बट ये वो वाली बात हो गई कि मतलब उसने पोजीशन रख के गलती कर दी, मतलब ठीक है। कौन? हाँ कर सकता है, यही तो डैमेजेस होगी इसकी। ये बोलेगा कि आपने जो बैट पे 2,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाए वो मेरे हैं, क्योंकि बैट तो मेरा था। वही तो मांगेगा मुझसे, 5 तो मैं दूंगा ही उसको। हो गया तुम्हारा। अब इसी एग्जांपल को उल्टा कर लेते हैं। बायर इन पोजीशन बिफोर सेल। अब मान लो अमन मेरे पास सेल करने आया, अरे अमन मेरे पास बैट परचेज करने आया, सुनो अमन को बैट अच्छा लगा, लेकिन अमन ने बैट खरीदा नहीं है। अमन ने कहा सर मैं मेरे दोस्तों को दिखा दूं, तो अमन बैट लेके चला गया। सो पोजीशन बायर के पास है बिफोर सेल, वहाँ पोजीशन सेलर के पास थी आफ्टर सेल। ये शब्दों का ध्यान रखना, वहाँ सेल हो चुकी थी, लेकिन पोजीशन किसके पास थी? जबकि होनी किसके पास चाहिए थी? यहाँ सेल नहीं हुई है, यहाँ सेल और पोजीशन किसके पास है? होनी किसके पास चाहिए? जब सेल नहीं हुआ तो मैं इससे बोलूँगा अमन से पैसे दे और ले जा बैट। अरे सर पैसे तो दे दूंगा, लेकिन अभी पहले बैट दे दो। मैंने कहा ले चल दिखा दे। फिर वापस ये गुंजन को दिखाने ले गया, फिर गुंजन को बोला कितने का बैट है, इसने फिर 7 का बोल दिया, जबकि 5 का था। गुंजन तो हमेशा खरीद ही लेता है, 7,000 रुपये हमेशा लेके चलता है अपने साथ, ठीक है। तो 7,000 रुपये इसने दिए और बैट ले लिया। वापस से टाइटल किसको मिलेगा? गुंजन को। क्या अमन के पास गुड टाइटल था? टाइटल तो मेरे पास था, बट स्टिल इसको क्या मिलेगा? गुड टाइटल। अगर इसने गुड फेथ, ये फिर गुड फेथ आ जाएगा। देखो वेल बायर सेलर की कंसेंट से पोजीशन लेके चला गया और बिफोर प्रॉपर्टी उसको प्रॉपर्टी पास ऑन होती है, उससे पहले उसने सेल कर दिया थर्ड पर्सन को। थर्ड पर्सन हमेशा गुंजन है। इफ थर्ड पर्सन ऑब्टेन द डिलीवरी, अगर उसने डिलीवरी ले ली किसमें? गुड फेथ में, तो उसे गुड टाइटल मिलेगा। एक एक वर्ड वही लिखा हुआ है जो बताया तुम्हें। अब बोलो मेरे साथ, इफ buyer have obtained the possession before sell and he sold the goods to subsequent buyer or third party
in good faith, then third party will get good title, even though original buyer do not have any title. लिख दोगे अच्छे से? कितने केस हो गए? एक्सेप्शन पढ़ा रहा हूँ, एक्सेप्शन कहाँ आपको गुड टाइटल मिलेगा? टॉपिक का नाम है ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर। क्या नाम है? आप खुद ओनर नहीं हो फिर भी आप किसी को टाइटल। कितने केस हो गए इसके? पहला मर्केंटाइल एजेंट, दूसरा जॉइंट ओनर, तीसरा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, चौथा सेलर इन पोजीशन, बायर इन पोजीशन, सेलर इन पोजीशन 5 हो गए। छठा एस्ट्रोपल। एस्ट्रोपल का मतलब होता है आप अपने द्वारा कही गई बात को डिनाए, आप अपने द्वारा कही गई बात को डिनाए। एस्ट्रोपल, एस्ट्रोपल का रूल ये है, सुनो, अगर मैंने आपको कोई चीज़ बेची, मैंने आपको कोई चीज़ बेची, नहीं बेचना तो आएगा ही नहीं ना इसमें। एस्ट्रोपल मतलब कोई चीज़ के आप ऑनर नहीं हो और उसका ऑनर मैं हूँ, आप नहीं हो मैं हूँ, लेकिन आपने किसी और के सामने ये बता दिया कि आप ऑनर हो जबकि आप ऑनर नहीं हो, तो फिर आप ऑनर माने जाओगे बाय डिफ़ॉल्ट उस पार्टी के सामने, क्योंकि आपने उसको ऑनर दिखाया और ओरिजिनल ऑनर ने डिनाई नहीं किया। तो ये होता है रूल कि यू कैन नॉट डिनाई बाय योर ओन वर्ड्स। अगर आपने खुद किसी के सामने ये दर्शा दिया कि ये पार्टी ऑनर है जबकि वो नहीं है, तब आपको मानना पड़ेगा। अब जैसे एक एग्जांपल, मेरी बुलेट है और ये चला रहा है क्रिश, और इससे बोला गुंजन ने वापस कि वाह यार तूने गाड़ी नहीं ले ली क्या? हाँ मैंने ले ली। अरे तो सर की दिन मैंने ले ली सर से, और मैं भी बैठा हूँ गाड़ी पे, मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ। अब हम चले गए। अब गुंजन ने कहा कि रिश्ते क्या तेरी गाड़ी दे देगा क्या मुझे? मेरे को चाहिए। कि कितने में? अमाउंट तय हो गया, मान लो कुछ भी 1.5 लाख रुपए में तय हो गया। क्रिश ने 1.5 लाख में मेरी गाड़ी बेच दी, तो गुंजन विल गेट गुड टाइटल इवन दो क्रिश इज नॉट द ओरिजिनल बायर, बट उसने ये कहा था कि मैं हूँ बायर, ऑनर हूँ मैं, और ऑनर मैं था और मैंने डिनाई भी नहीं किया, मेरे सामने ही बोल रहा है, तो अब मेरा मजाक मुझे भारी पड़ जाएगा, रूल ऑफ एस्ट्रोपल लग जाएगा। क्या लग जाएगा? देखो, वेयर द ऑनर इज स्टॉप बाय द कंडक्ट फ्रॉम डिनाइंग द सेलर्स अथॉरिटी टू सेल। आप सेलर को डिनाई नहीं कर रहे हो, है ना, उसे सेल करने दे रहे हो, तो ट्रांसफरी विल गेट गुड टाइटल। ट्रांसफरी को क्या मिलेगा? नेक्स्ट, अनपेड सेलर का तो अगला चैप्टर ही है। अनपेड सेलर वो होता है जिसको आप पूरे पैसे नहीं देते। तो अगर सब केस अलग अलग है, गोज गोज मत कर देना। मैंने कोई चीज़ स्नेहा को बेची, स्नेहा ने पैसे नहीं दिए। मैंने कोई चीज़ स्नेहा को बेची, स्नेहा ने पैसे, तो मैं कौन हो गया? अनपेड सेलर। कौन हो गया मैं? अब मैंने वही चीज़ वापस गुंजन को बेच दी, गुंजन विल गेट गुड, जबकि वो चीज़ तो किसकी थी? स्नेहा। मैंने तो स्नेहा से ली थी वापस, क्यों? क्योंकि स्नेहा ने पैसे, तो स्नेहा पैसे नहीं देगी तो मैं किसी और को दूंगा। फोर फीचर करते हैं ना अपन, और फिर इशू भी करते हैं, करते नहीं करते? फोर फीचर भी करते हैं और इशू भी करते हैं। तो अगर गुंजन ने मेरे को पैसे दे दिए पूरे, तो गुंजन को गुड टाइटल मिलेगा, जबकि वो चीज़ किसकी है? स्नेहा की, और बेची किसने है? मैंने। मैं कौन हूँ? बोलो यार, कौन हूँ मैं? क्यों हूँ मैं अनपेड सेलर? क्योंकि ओरिजिनल बायर ने मुझे पूरे पैसे, देखो अनपेड सेलर में एक्सरसाइज राइट ऑफ स्टॉपेज, जिसने स्टॉपेज का राइट लिया, मतलब गुड्स को लीन कर लिया, कब्जा कर लिया, तो बायर को गुड टाइटल मिलेगा एज अगेंस्ट ओरिजिनल बायर। ओरिजिनल बायर कौन है? इसने। हाँ, और हमेशा नया बायर तो कौन होता है? गुंजन। ही विल गेट, सब लोगों से छीन झपट के माल किसको मिल रहा है? और गुड टाइटल भी किसको मिल रहा है? क्योंकि गुंजन की नीयत साफ है, वो खरीद रहा है गुड फेथ में। बार बार ये लिखना है, किस में खरीद रहा है वो? कोई कुछ पूछ रहा था अभी। अब वो रूल पे डिपेंड करता है कि फोर फीचर का क्या रूल है। जैसे कंपनी एक्ट में तो ये है कि फोरफीट करा हुआ मनी आपका है। अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि स्नेहा कहेगी कि सर आपने वो माल भी दूसरे को बेच दिया, तो मेरे पैसे तो वापस दे दो जो मैंने दिए थे। और हो सकता है स्नेहा ने मुझे कुछ दिए ही नहीं हो पैसे, वो तो डिपेंड करता है केस पे। लास्ट, इन सबको भी गुड टाइटल मिलेगा। ऑफिशियल लिक्विडेटर को, फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स को और पौनी को। इनको एक साथ समझा देता हूँ।
ये एक्चुअली क्या है, 10 पॉइंट है टोटल। ये 7 हो गए अनपेड सेलर, इसको तुम अलग मानना, 8 9 10, ये 10 है टोटल। बीकॉम की बुक में, सीएस की बुक में, हर बुक में 10 पॉइंट है टोटल। 7 हो गए। अब ये 3 एक साथ सुन लो, इधर देखो। अभी मान लो मेरी एक कंपनी है और मेरी कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, वाइंड अप हो गई। तो कंपनी जब वाइंड अप हो जाती है तो उसकी सारी एसेट लिक्विडेटर को मिल जाती है। तो लिक्विडेटर विल गेट गुड टाइटल। लिक्विडेटर को क्या मिलेगा? चीज़ उसकी है। वो सब चीज़ तो आपकी ना आ रहा है, तो मैं तो दिवालिया हो गया ना, मैं तो नंगा हो गया। अब सारी चीज़ किसकी है? लिक्विडेटर। सेम ऐसे ही मेरा ये माइक घूम गया और काफ़ी ट्रेस करने के बाद भी, मतलब ये मेरा माइक घूम गया और स्नेहा को मिल गया, और काफ़ी ट्रेस करने के बाद भी स्नेहा मुझे ढूंढ नहीं पाई। काफ़ी ट्रेस किया इसने ईमानदारी से, तो अब ये चीज़ इसकी है। अब ये किसी को भी बेचेगी तो उसे गुड टाइटल मिलेगा, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। क्या है? हालांकि मैंने पढ़ाया है तुम्हें कि स्नेहा और मेरे बीच में क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट होगा, पढ़ाया था। और क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि ये मुझे ट्रेस करके देगी, लेकिन ये ट्रेस कर रही है, मैं मिल ही नहीं रहा, तो क्या करेगी? बेच देगी, बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट है तुम्हारा। और लास्ट पोनी, अगर मैंने मेरी घड़ी गिरवी रखी और मैंने सामने वाले को पैसे नहीं चुकाए तो उसने घड़ी किसी और को बेच दी, तो जिसको बेची है उसे अच्छा टाइटल मिलेगा। जबकि मैंने तो गिरवी रखी थी लेकिन मुझे पैसे चुकाने चाहिए थे टाइम पे, मैंने नहीं चुकाया, तो उसने क्या कर दी? बेच दी। तो भैया 10 लोग ऐसे हैं, 10 लोग जो टाइटल ट्रांसफ़र करेंगे किसी और को और उसे अच्छा टाइटल मिलेगा। कौन 10 लोग? मर्केंटाइल एजेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जॉइंट ओनर, सेलर इन पोजीशन आफ्टर सेल, बायर इन पोजीशन बिफोर सेल, एस्ट्रोपल, अनपेड सेलर, ऑफिशियल लिक्विडेटर, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, और प्लेज में पोनी। प्लेज में कौन? पोनी मतलब जिसको प्लेज पे रखते हैं। पोनी मतलब वाले पॉइंट में बायर पोजीशन बिफोर सेल के अंदर जो है, अगर मतलब आपका जो एग्जांपल है उसके अंदर बैट दिया जाता, उसके अंदर बैट दे दिया था गुंजन को, तो उसके अंदर ओरिजिनल जो बायर था उसके पास भी पीआईजी नहीं थी, इसका मतलब वो इसको भी ट्रांसफर नहीं कर पाया होगा, उसके पास भी पीआईजी नहीं है, तो इसमें गुड फेथ में खरीदारी कैसे मानेंगे? उसके इसके मतलब इसको ये नहीं पता था ना कि उसके पास प्रॉपर्टी इन गुड्स नहीं है। अभी देख, अमन अगर आगे आके बोलेगा कि ये तो मैं चुरा के लाया हूँ, तो ये खरीदेगा क्या? या ये मैं वहाँ से पटक के ले आया हूँ। अमन ने तो यही बोला ना कि मैंने बैट खरीदा है, अब मुझे बेचना है। गुंजन को सही लगा बैट, उसने खरीद लिया, तो गुंजन विल गेट गुड टाइटल इवन दो अमन के पास अच्छा टाइटल नहीं था। ये रूल है, क्योंकि इसने गुड फेथ में खरीदा। अब तेरा सवाल क्या है इसमें? आपने बोला था ऐसे रस्ते का माल खरीद लिया, हाँ, अगर उसको खरीदना होता तो वो बिल ले सकता। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें गुंजन को प्रूव करना पड़ेगा कि गुड फेथ में ख़रीदा है। अगर ऐसा कोई केस है रस्ते वस्ते का सस्ते में ख़रीदा है, ऐसा कुछ है, तो वो मैं क्लेम कर दूंगा कि बैट तो मेरा है, अमन के पास ऑनरशिप ही नहीं है। अब अमन बोलेगा मेरे पास है और मैं का बिल बता, उसके बाद बिल नहीं है, इससे बोलूँगा तू बिल बता, इसके पास भी नहीं है, ख़त्म, बैट मेरा है। फिर ये तुम्हें गुड फेथ जितना आसान दिख रहा है, इतना आसान है थोड़ी। मैंने तुम्हें अक्सर बोला है गुड फेथ कोर्ट में प्रूफ करने में झाग आ जाते हैं। ये गुड फेथ से मुंह से बोलने से नहीं होता, मुंह से बोल के तो हर कोई गुड फेथ बोलेगा। चोर बाज़ार से चीज़ खरीद रहे हो और कह रहे हो गुड फेथ में ख़रीदा है, नाम उसका चोर बाज़ार है, हाँ, और गुड फेथ में ख़रीदा है। 15-20 हज़ार का फ़ोन 2000 में लेके आ गए, मैंने तो गुड फेथ में ख़रीदा है, मुझे थोड़ी पता था यहाँ चोरी का माल बिकता है। हाँ, मार्केट में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि ये चोर बाज़ार है, सब जानते भी उसे चोर बाज़ार से ही है। तो वहाँ पे तो तुम बिल भी बनवा के ले आओगे ना, तो भी गुड फेथ को प्रूव। तो गुड फेथ इज समथिंग विच इज़ ईजी टू डिफाइन एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। चलो, डिलीवरी। भैया डिलीवरी के रूल सुन लो, लास्ट टॉपिक है। 3 तरह की डिलीवरी मैंने पहले ही पढ़ा दिया, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्ट। डिलीवरी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोजीशन बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। पोजीशन माने कब्जा, कब्जा आप किसी और को दे देते हो, तो वो फिजिकल डिलीवरी।
और कब्जा ना देकर कोई की दे देते हो, सिंबॉलिक डिलीवरी। और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में चीज़ की कस्टडी अपनी जगह पर ही रहती है। अब मैं तुम्हें डिलीवरी के रूल समझाता हूँ। रूल आते हैं एग्जाम में, रूल। अब रूल में ये डिलीवरी समझाने बैठ गया तो इसे काटो, ये कोई रूल नहीं है। डिलीवरी तो मतलब समझाया है इसमें। डिलीवरी का मतलब होता है कोई चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह रखना। यहाँ से रूल शुरू होते हैं। पार्ट डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आपने 3 ट्रक यहाँ से गुजरात रवाना किए, यहाँ से गुजरात रवाना किए 3 ट्रक। अब तीनों ट्रक में से 2 ट्रक आ गए, 1 नहीं आया, या 1 आ गए 2 नहीं आए, ट्रैफिक में फंस गए। तो गुजरात वाले बंदे ने 1 ट्रक की डिलीवरी ले ली और पैसे तीनों ट्रक के दे दिए। तो मतलब पार्ट डिलीवरी को उसने होल डिलीवरी मान लिया। तो अब अगर रास्ते में कहीं पर ट्रक ठुक गए तो उसकी जिम्मेदारी गुजरात वाले बंदे की है, मेरी नहीं है, क्योंकि उसने पार्ट डिलीवरी को यहाँ पे बोला है। अगर पार्ट डिलीवरी है और प्रोग्रेस ऑफ द होल डिलीवरी हैव द सेम इफेक्ट एज पासिंग फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, अरे ओनरशिप। अगर आपको ओनरशिप का रूल समझना है तो अगर आपने पार्ट डिलीवरी दी है और सामने वाले ने उसको होल डिलीवरी मान लिया तो फिर उसे पूरे पैसे देने पड़ेंगे। और रास्ते में अगर कहीं ट्रक ठुक गया तो जिम्मेदारी गुजरात वाले की है, मेरी। इसमें तुम समझ लो। लेकिन डिलीवरी और पार्ट डिलीवरी को आपने होल डिलीवरी नहीं माना है तो फिर ये रूल एप्लीकेबल और रिमाइंडर के लिए नहीं लगेगा। जैसे सामने वाले ने कहा भाई साहब ये तो एक ही ट्रक आए हैं, मैंने कहा अरे रास्ते में आ जाएंगे। तो भाई साहब जब आएंगे तभी पैसे दूंगा मैं, अभी तो 1 के दे रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे पार्ट डिलीवरी को पार्ट डिलीवरी मानेंगे, होल डिलीवरी। तो पहला रूल है पार्ट डिलीवरी को होल डिलीवरी कब मानेंगे? जब बायर ने उसे ऐसा माना हो। पूरी बॉल किसके पाले में है? कायदे से आप बायर होंगे तो आप पार्ट डिलीवरी को होल डिलीवरी मानोगे? नहीं मानोगे। हमें तो पार्ट डिलीवरी को पार्ट ही माननी है, जब पूरा आ जाएगा तब होल मानेंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 2, डिलीवरी के लिए हमेशा बायर को अप्लाई करना चाहिए। डिलीवरी के लिए हमेशा, जब तक बायर अप्लाई नहीं करेगा सेलर डिलीवर नहीं करेगा। हमारी भी यही आदत होती है, हम दुकानदार को याद दिला भाई साहब माल नहीं भेजा यार, 6 बजे का बोला था भाई साहब माल नहीं भेजा आपने। हमारी आदत है और रूल भी यही है, रूल भी यही है कि हमेशा बायर को अप्लाई करना चाहिए डिलीवरी के लिए। और क्या लिखा हुआ है देखो, सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर, सेलर डिलीवर नहीं करेगा अंटिल बायर अप्लाई। ये कौन सी बात है सर? हाँ यही बात है, सेल ऑफ गुड्स से सेलर को फेवर करेगा। तुम सेलर के हिसाब से सोचो, उसकी दुकान में 25 कस्टमर चल रहा है, तुम्हारे लिए तो वो एक ही सेलर है, उसके यहाँ तो 25 है। जैसे आज मुझसे कोई बोले कि मैं तो इतनी बार मेरी पूछने की आदत है, बेटा समझ में आया, बेटा समझ में आया, बेटा समझ में आया, एक से, लेकिन कायदे से मेरी ड्यूटी नहीं है ये, मेरी ड्यूटी तो पढ़ाने की है। डाउट तो आपको पूछना चाहिए। अब आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि ये पूरी क्लास अगर भरी हुई है, यहाँ 100 बच्चा बैठा हुआ है, तो मैं 100 बच्चे से एक से पूछने जाऊँ बेटा समझ में आया, बेटा समझ में आया, तो 1 घंटे क्लास खत्म। अगले दिन फिर यही, कल समझ में आ गया था, कल समझ में आ गया था, कल समझ में आ गया था, खत्म। पढ़ाऊँ कब? पढ़ाऊँ कब? आपको पूछना पड़ेगा, सर ये डाउट है समझाओ वापस। ये आपकी ड्यूटी है। सेम यही चीज़ है, बायर अप्लाई करने के लिए बोलेगा तो सेलर डिलीवर करेगा। हाँ लेकिन मैंने तुम्हें पहले पढ़ाया था, टाइम फिक्स है, पीरियड फिक्स है, तो सेलर को भेज देना चाहिए। लेकिन कभी सेलर ने नहीं भी भेजा तो आउट ऑफ कर्टेसी एक कॉल लगा दो, क्या जाएगा हमारी, एक कॉल लगा दो, भाई साहब आपने बोला था 5 बजे, भेजा नहीं है, वो भेज देगा। फिर वो नहीं भेज रहा है तो उसका डिफ़ॉल्ट है। प्लेस आप बताओ क्या होना चाहिए डिलीवरी का प्लेस? जो कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेस है, एम्प्लॉयड है, आपको वहीं पे भेजना है। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड नहीं है तो जहाँ पे सेल हुई है वहीं पे डिलीवरी होगी। जैसे आप दुकान पे सेल करते हो तो डिलीवरी भी दुकान पे होगी, लेकिन उसने बोला है नहीं मेरे घर पे भिजवाना। अब एसी की डिलीवरी दुकान पे कैसे होगी? घर पे चेक करूँगा ना मैं, तो फिर उसकी डिलीवरी कहाँ होगी? घर पे। कोचिन में लगाना है तो कोचिन पे। लेकिन अगर मान लो पहले से कोई प्लेस नहीं है तो डिलीवरी हमेशा सेल वाली जगह पे ही होती है। कहाँ पे होती है? जैसे आप यहाँ कोचिन में इंक्वायरी के लिए आए हो तो आप पढ़ने के लिए मेरे घर आओगे क्या?
कहाँ होंगे? मैं सर्विस कहाँ दूंगा आपको? कोचिन पे। डिलीवरी कहाँ दूंगा? बात यहीं की हुई है। क्या पढ़ा रहा हूँ मैं तुम लोगों को? कितने रूल हो गए? 3। एक पार्ट डिलीवरी, एक अप्लाई, बायर अप्लाई करेगा डिलीवरी के लिए, एक प्लेस ऑफ डिलीवरी। प्लेस में 2 बातें याद रखना कि नॉर्मली डिलीवरी कहाँ होती है? जहाँ एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो, और कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो गुड्स आर टू बी डिलीवर एट विच दे आर सेल्ड। जहाँ वो सेल हुए हैं वहीं पर वो डिलीवर होंगे। नेक्स्ट, टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी का टाइम क्या होगा? जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है वो, और कॉन्ट्रैक्ट में कोई टाइम नहीं लिखा हुआ तो रीजनेबल टाइम। क्या? रीजनेबल टाइम। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे को ये शर्ट चाहिए, ये जीन्स चाहिए। आपने कहा कब? मैंने कहा दिवाली के पहले पहले दे देना। तो अब डेट तो है ही नहीं, उसके बाद कल ही आ गया तो कल ही भेज देगा, नहीं तो दिवाली के पहले पहले तो भेज ही देगा। अभी हमने तुम्हारी हुडी का ऑर्डर दिया तो उसने कहा कब डिलीवर करना है, टाइम क्या है, एकदम हार्ड एंड फास्ट है क्या? तो हमने कहा देखो सर्दी आ नहीं रही है अभी, तो हमारा ये है कि अक्टूबर हम ले लेते हैं डिलीवरी, लेकिन इस बार अक्टूबर में भी इतनी सर्दी नहीं आ रही, तो हमने 10-15 दिन और दे दिए उसे। हमने कहा पहुंचा देना यार 20-25 अक्टूबर तक, लेकिन तब तक पहुंचा ही देना, क्योंकि सर्दी आने से पहले पहले चाहिए हमें। तो रीजनेबल टाइम क्या हो गया? सर्दी आने से पहले। अब आप सितंबर में दो, अक्टूबर में दो, अगस्त में दो, लेकिन सर्दी आने से पहले दे दो, तो ये रीजनेबल टाइम है हमारे लिए। उसके बाद फिर उसकी कोई वैलिडिटी। सुन रहे हैं? आगे, गुड्स इन पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी। अगर गुड्स थर्ड पार्टी के पास है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, तो डिलीवरी तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक थर्ड पार्टी उसे एक्नॉलेज ना कर दे। जैसे मैंने कहा कि जाओ गोडाउन से लेकर कपड़े ले लो मेरे ऊपर, या कोई भी चीज़ है, सामान है, मेरे गोडाउन से ले लो, तो जब तक गोडाउन वाला हाँ ना बोले तब तक डिलीवरी कंप्लीट। आपने तो दुकान से भेज दिया, वो बेचारा गोडाउन पे गया, उसने मना कर दिया, तो धक्के खाएगा। तो देखो, अगर किसी थर्ड पर्सन के पास है तो डिलीवरी तब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो एक्नॉलेज ना कर दे, जब तक वो ये काट दो। टाइम में कवर हो गया है, टाइम में ही रीजनेबल आर लिख देना। एक्सपेंस, ये मैंने आपसे पूछा था, वापस पूछूंगा। यूजुअली डिलीवरी के खर्चे कौन बियर करता है, सेलर या बायर? डिलीवरी के खर्चे कौन बियर करता है? यूजुअली बायर, लेकिन डिस्टेंस प्लेस पे है तो सेलर। अगर कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आज मान लो एसी है, तो एसी उसको मेरे को दुकान में दे भी देगा तो क्या मतलब है, वो तो लगाना मेरे को घर पे है, तो घर पे दे के जा भाई, बराबर फिट करके जा। लेकिन वो लोग तो इंस्टॉलेशन के पैसे अलग से लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा रूल बना हुआ है कि वो इंस्टॉल करके जाएंगे और पैसे अलग से लेंगे, क्योंकि उसके इंस्टॉलेशन थोड़ा भारी है। कुछ चीज़ों में सेलर अपनी तरफ से पहुँचा देता है, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह, ये बल्कि नेचर की चीज़ होते हैं और अच्छा अमाउंट होता है तो ये फ्री देते हैं डिलीवरी, और छोटा मोटा अमाउंट है तो 30-40 रुपये लेते हैं अपन से। तो एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी फ्लिपकार्ट ले रहा है आपसे। कब ले रहा है? क्या रूल है फ्लिपकार्ट का, अभी मेरे को याद नहीं है क्या रूल है, अमाउंट का कुछ रूल होगा ना। 500 से नीचे पे लेता है डिलीवरी, और 500 से, जोमेटो का भी यही रूल है शायद, या जोमेटो तो हर बार ही लेता है? नहीं लेता, वो 5 रुपये लेता है ना यार, वो तो प्लेटफॉर्म फीस है। अच्छा, और डिलीवरी के कोई पैसे नहीं लेता? तो यूजुअली डिलीवरी का क्या रूल है? एक्सपेंस एंड इंसिडेंटल टू पुटिंग द गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में लाने के खर्चे सेलर लाएगा, डिलीवरेबल स्टेट में लाने के। लेकिन एक बार वो डिलीवरेबल स्टेट में आ गया और आपके घर पहुंचाना है तो वो खर्चा सेलर का नहीं है, वो खर्चा किसका है? बायर का। याद रखना। अब ये रॉन्ग डिलीवरी में 3 केस आते हैं, ये रहे, नहीं ये रहे रॉन्ग डिलीवरी में, एक मोर क्वांटिटी, हायर क्वांटिटी और लेस मिक्स क्वांटिटी। 3 केस है, मोर क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी और मिक्स क्वांटिटी। मोर, लेस, मिक्स, रॉन्ग डिलीवरी में 3 केस आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट में। मेरी तरफ देखो, अगर मैंने 10 किलो तुअर की दाल मंगाई थी,
और सामने वाले ने 12 किलो भेज दी, तो ये तो मोर है। मैंने 10 किलो तुअर की दाल मंगाई थी, सामने वाले ने 8 किलो भेज दी, ये लेस है। और मैंने 10 किलो तुअर की दाल मंगाई थी, उसने तुअर की दाल, मसूर की दाल और कौन सी दाल आती है, चने की दाल, सब मिक्स करके भेज दी। पागल के बच्चे ने भेजी 10 किलो ही है। तो अब इसमें 3 केस है, तीनों में अलग अलग जवाब है, सामने देखना, वर्ड टू वर्ड इसमें वही लिखा हुआ है, घर पे रीड भी कर ही लेना। अगर आपने 10 की जगह 12 भेजी है तो मैं 10 किलो ले और 2 किलो रिजेक्ट कर दूं, या अगर मैं पूरे 12 किलो लूं तो मुझे 2 किलो के एक्स्ट्रा पैसे देने। सिंपल बात है। 8 किलो में भी 2 बातें हैं, या तो मैं 8 किलो ले लूं और 8 किलो के पैसे दे दूं, या पूरी 8 किलो रिजेक्ट कर दूं कि पूरी 10 लेके आ भाई, मेरे लिए 8 किसी काम की नहीं है। ज़्यादा में तो मैं अपनी रख लूँगा, लेकिन कम में कैसे रखूँ? अब मेरे यहाँ तो मेहमान आए हुए हैं, अब मैं तेरे से 8 किलो लूँगा तो 2 किलो के लिए कहाँ दौड़ूंगा? या तो पूरी 10 लेके आ, नहीं तो 8 भी ले जा। तो ऑप्शन आपके पास है, 8 ले लो और 2 के लिए और क्लेम करो, या पूरी 8 ही रिजेक्ट कर दो। चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। अब मिक्स क्वांटिटी, इसमें मजा है। अगर मिक्स क्वांटिटी को आप सेपरेट कर सकते हो तो अपनी वाली रख लो, और सेपरेशन की कॉस्ट सेलर देगा। सेपरेशन की कॉस्ट, अब मैंने यहाँ पे उर्वी का फ्री थी तो उसे बिठा दिया कि इसमें मसूर की दाल, तुअर की दाल और चने की दाल अलग कर ले, अपन को तो तुअर की दाल चाहिए बस। तो उर्विका ने 3 साल में पूरी अलग करके दे दी, और 3 साल की इसकी सैलरी भरी 536 रुपये। ठीक है, तो इसको जो 536 रुपये देने हैं वो कौन देगा? सेलर। और अगर मान लो चीज़ ऐसी है कि सेपरेबल नहीं है तो आप पूरी रिजेक्ट कर दो। अब ये तुअर की दाल को कैसे सेपरेट करूँगा? तो पूरी के पूरी। तो इन केस ऑफ मिक्स क्वांटिटी पूरी रिजेक्ट कर दो, पूरी रिजेक्ट कर दो, और अलग कर सकते हो तो अलग कर लो, अलग कर सकते हो तो। लेकिन अलग करने के जो सेपरेशन की कॉस्ट है सेलर बियर करेगा। कौन बियर करेगा? सेलर। नेक्स्ट, ये रॉन्ग क्वांटिटी में 3 केस आ गए। इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी दे सकते हो? हाँ दे सकते हैं, अगर बायर एक्सेप्ट करे तो। जैसे मेरे को आपको 100 किलो माल देना था, मैंने 10-10 किलो करके दे दिया, तो एक्सेप्ट कर ही लेता है बायर, कोई दिक्कत नहीं है। कैरियर को दे रहे हो तो बायर को देने के बराबर है। जैसे जोमेटो पे आप नहीं हो तो आपके घर वाले को दे देते हैं वो, और आपके घर वाले भी नहीं है तो पास वाले को दे देते हैं, तो कैरियर को दे सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बायर से पूछ के दो। अगर ट्रांजिट में कुछ भी खराब हो जाता है तो वो बायर की रिस्क है, बायर की रिस्क है। लेकिन सेलर ने एग्री करा है कि मैं अपनी रिस्क पे दूंगा, तो अपनी रिस्क है। जैसे जोमेटो वगैरह रिस्क ले लेते हैं कि अगर रास्ते में कुछ भी ख़राब हुआ, ठीक है, तो वो लोग देते हैं। और फ्लिपकार्ट वाले भी रिस्क ले लेते हैं कि आप चेक करके देख लो, लेकिन एक बार वो आपको दे के चला गया फिर आपकी रिस्क है। तो आप देख के लेना रिस्क किसकी है। आरी टेढ़ी वेबसाइट से खरीदोगे तो वो लोग रिस्क नहीं लेते हैं, फिर वो रास्ते में कुछ भी ख़राब हुआ आप पे छोड़ देते हैं। ठीक है, इसीलिए ये ऑनलाइन में भी बहुत फ्रॉड है, ट्रस्टेड से ही ख़रीदना चाहिए बिल्कुल। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ज़्यादा से ज़्यादा मिंत्रा, और ये बस इनके अलावा किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट मत करा करो। जो इंस्टाग्राम पे पेजेस होते हैं, इतने रेट में इतना दे देंगे, ये दे देंगे, सब फ्रॉड है। इसमें 80% लोग फ्रॉड होते हैं, कभी इनके चुंगल में मत पड़ना। ठीक है, दिखाएंगे क्या, भेजेंगे क्या, और टर्म्स एंड कंडीशन में लिख देते हैं कि रिस्क बायर की है। अब रास्ते में कुछ ख़राब हो गया तो बोले हमने तो यहाँ से सही भेजा था। अबे मैंने देखा ही क्या, तूने क्या सही भेजा है? मैं तो तभी देखूंगा ना जब मेरे प्लेस पे आएगा। लिया ही मत करो इनसे। और सबसे बढ़िया तो ये फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन भी एस्टेस कराए, बाज़ार जाके खरीदो। ठीक है, बाज़ार जाके खरीदो। ठीक है, दिवाली आ रही है, ठीक है, बाज़ारों की रौनक ही होती है। घर में बैठे बैठे चीज़ें खरीद लेते हैं, कोई मतलब नहीं है। साल में एक बार जो दिवाली होती है उस पर तो मैं अपने हर बैच में बोलता हूँ, बाज़ार की रौनक अलग ही होती है। पूरी रौनकें ख़राब हो गई है फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से। निकलो बाहर, ये लोग जो प्राइस देते हैं ना, वो प्राइस वो लोग भी दे रहे हैं आजकल। वो कार्ड से पेमेंट, 10% कैशबैक, वो सब उधर भी अवेलेबल है। बस हम हिलना नहीं चाहते हैं, आलसी हो गए हैं, हम जगह छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, तो छोड़ो, बाहर निकलो और बाज़ार से ख़रीदो। कम से कम ये जो दिवाली, ईद, होली और इस तरह के फेस्टिवल सीजन से इनकी रौनक तो बाहर ही होती है। लास्ट, बायर का पूरा राइट है कि वो गुड्स को बराबर क्या करेगा, एग्जामाइन करेगा डिलीवरी लेने से पहले।
ठीक है, ये 2 छोटे छोटे रूल आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। मैं अनपेड सेलर से रिवाइज़ कराऊँगा कल। धन्यवाद।